हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है वाटर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आवर अर्थ इज लाइक ए टेरेरियम। हमारा जो अर्थ है वो एक टेरेरियम की तरह है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेरेरियम क्या होता है। टेरेरियम का मतलब होता है कांच ग्लास का एक ऐसा छोटा कंटेनर या जार जिसमें मिट्टी, छोटे पौधे और कंकड़ पत्थर डालकर एक छोटा सा मिनी गार्डन बनाया जाता है। The same water that existed century ago still exists today because of water cycle। जो अभी के टाइम में आप पानी देख रहे हैं वो हजारों साल, सेंचुरी एगो मतलब हजारों साल वही पानी एग्जिस्ट कर रहा था। उसी पानी को आज भी हम यूज करते हैं। किसके चलते? बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल। अब यहाँ पे हम वाटर साइकिल को समझेंगे कि वाटर साइकिल एक्चुअली में क्या होता है। The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle। तो वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल एक प्रोसेस है जिसमें वाटर लगातार एक एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होते हैं, सर्कुलेट करते हैं बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर और लैंड। तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है वाटर साइकिल। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, वाटर साइकिल का डायग्राम दिया हुआ है। ये रिवर है। तो रिवर से जब गर्मी पड़ेगी तो रिवर से पानी ऊपर की ओर उठेगा, भाप बनेगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। और वही पानी जब यहाँ पे बादल के रूप में बन जाएगा, ठीक है, कंडेंस करेगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन के बाद यही बादल जब बारिश करवाएगी तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। ठीक है। तो यहाँ पे रन ऑफ यानी कि पानी नीचे की ओर गिर रही है और दोबारा से ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होते रहेगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं वाटर साइकिल। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, मतलब कि वाटर का सबसे ज़्यादा अमाउंट या फिर वाटर का सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ पे पाया जाता है, कितने परसेंट जो पानी है वो पीने लायक है। ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है ओशियंस। 97.3% जो पानी है वो ओशियन में पाया जाता है। और ओशियन का पानी आपको पता है सैलिन वाटर होता है, यानी कि इसमें नमक नमक पाया जाता है जो कि हमारे ड्रिंकिंग पर्पज के लिए नहीं होते हैं। ठीक है। बाकी लेस देन 3% जो होते हैं वो यहाँ पे फ्रेश वाटर के रूप में दिया गया है। तो उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। आइस कैप्स में 2% पानी होता है। दूसरा ग्राउंड वाटर में 0.68% होता है। फ्रेश वाटर लेक्स में 0.009%। इनलैंड सीज एंड साल्ट लेक में 0.009% और एटमॉस्फेयर में 0.0019% और रिवर में 0.0001%। तो ये यहाँ पे टोटल वाटर बॉडी जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ठीक है। तो समझ सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम पानी हम लोग के पास है। तो इसीलिए पानी को सही वे में इस्तेमाल करना चाहिए, वाटर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब चलिए यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है ओशियन सर्कुलेशन। ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूअसली। जो ओशियन का पानी होता है वो लगातार मूव करता रहता है। इट इज नेवर स्टिल, ये कभी भी शांत नहीं रहेगा। द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशियन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। जो ओशियन में जो पानी का जो मूवमेंट होता है उसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है वेव्स, दूसरा है टाइड्स और तीसरा है करेंट्स। तो इन सब को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि वेव्स क्या होता है, टाइड्स क्या होते हैं और करेंट्स। तो पहला है वेव्स। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली, दे आर कॉल्ड वेव्स। तो वेव्स क्या होते हैं? जो ओशियन ओशियन के जो सरफेस पे जो पानी का अल्टरनेटली राइज एंड फॉल होता है उसी को बोलते हैं वेव्स। एन अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक इरप्शंस और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर। तो जो ओशियन का लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को शिफ्ट कर सकता है किसकी मदद से? अर्थक्वेक की मदद से, वोल्केनिक इरप्शन की मदद से या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड की मदद से। ठीक है। एज ए रिजल्ट ए ह्यूज टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म्ड। तो जिसके चलते एक ह्यूज टाइडल वेव का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सुनामी, और उसका हाइट होता है लगभग 15 मीटर। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर वाज 150 मीटर हाई। और अभी तक फिलहाल जो रिकॉर्ड में आया है वो 150 मीटर हाई मेजर किया गया है, जो कि लार्जेस्ट सुनामी के रूप में। फॉर एग्जांपल सुनामी ऑफ 2004 caused वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। तो 2004 में जो सुनामी आया था वहां पे जो कोस्टल एरिया था इंडिया का उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था।
द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गोट सबमर्ज आफ्टर द सुनामी। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में सदर्न सदर्न पॉइंट में एक एरिया था, उस पॉइंट को बोलते थे इंदिरा पॉइंट। तो ये जो इंदिरा पॉइंट है वो इसी सुनामी के दौरान वो सबमर्ज हो गए, मतलब कि पानी में ही घुल गया। दूसरा यहाँ पे टॉपिक है हमारा टाइड्स। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्विस्ट इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। टाइड क्या होता है? जो राइज एंड फॉल होता है ना ओशियन का वाटर या ओशियन का पानी, जो रिदमिक राइज एंड फॉल होता है दिन में 2 बार, उसी को बोलते हैं टाइड्स। इट इज ए हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। और शोर का जो समुद्र के किनारे वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं शोर। तो शोर का जितना एरिया को ज्यादा को कवर करेगा उसी को बोलते हैं हाई टाइड। इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड फ्रॉम द शोर। और जो शोर को जितना कम एरिया कवर करेगा उसी को बोलते हैं लो टाइड। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस काउज द टाइड्स। और टाइड्स का क्या कारण है, उसके उसके पीछे क्या रीजन है? तो टाइड्स का होने का रीजन है कि जो हमारा सन है और मून है, उन दोनों के बीच में लगता है, सन मून के चलते अर्थ के सरफेस के ऊपर लगता है ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, तो इसके चलते टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डे द सन मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड टाइड्स आर हाईएस्ट। जब फुल मून होता है, फुल मून मतलब पूर्णिमा, न्यू मून मतलब अमावस्या, तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में सन मून और अर्थ एक ही लाइन में होते हैं, तो उसके चलते जो टाइड्स है वो हाईएस्ट होता है। और उसी टाइड्स को हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में फिगर में दिया गया है, इसको भी हम देख लेंगे। पहले इसको कवर कर लेते हैं थ्योरी पार्ट। When the moon is in its first and last quarter, the ocean water gets drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and moon, resulting in low tides। और जब मून फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर में होगा, ठीक है, तो उस केस में जो यहाँ पे टाइड्स बनेंगे, जैसे कि ये रहा एग्जांपल, ये है सन, ये है अर्थ, ये मून। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वार्टर में मून है और सन इधर है, तो इन दोनों जो है ये इधर की ओर खींचेगा, यानी कि ये अब मतलब थोड़ा सा जो मून है वो अपनी ओर इधर खींचेगा और सन है वो अपनी ओर इधर खींचेगा, तो दोनों में बैलेंस हो जाता है लगभग। तो उसके चलते लो टाइड्स यहाँ पे बनता है। तो दिस टाइड्स आर कॉल्ड लो टाइड्स। ठीक है, तो ये निप टाइड्स का एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे स्प्रिंग टाइड्स का देख लेते हैं कि सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में लाइज करते हैं। यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है और यहाँ पे सन है। सन जो है वो अर्थ को अपनी पुल यानी ग्रेविटेशनल पुल के कारण इधर खींचता है, मून भी इधर ही खींचता है। तो यहाँ पे जो टाइड्स बनेगा वो हाई टाइड्स बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सन इधर है, मून इधर है, तो यहाँ पे भी हाई टाइड्स बनेगा। बेनिफिट्स ऑफ हाई टाइड्स। हाई टाइड्स के कुछ बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। High tides help in navigation by raising water level close to the shore so that ship can arrive at the harbor more easily। तो हाई टाइड्स के चलते जो नेविगेशन आसान हो जाता है, नेविगेशन मतलब जो नाव चालक होते हैं ना उनके लिए और आसान हो जाता है, वो डायरेक्टली अपना हार्बर में ही नाव को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग एज मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड्स। और हाई टाइड्स के समय में जो फिश है वो और शोर के नजदीक आ जाते हैं, तो उससे क्या है, जो मछुआरा होता है उनको और काफी ज्यादा मदद मिलती है, वो और ज्यादा फिशिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। कुछ कुछ जगहों पे जो पानी का राइज एंड फॉल होता है और टाइड्स के चलते, तो उसके चलते वो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। मतलब ओशियन करंट मतलब कि जो ओशियन का जो पानी होता है, स्ट्रीम ऑफ वाटर पानी का जो धार होता है, वो किसी एक डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ओशियन करंट। दे में बी वार्म और कोल्ड। और ओशियन करंट दो तरह का होगा, चाहे वो वार्म ओशियन करंट हो जाएगा या फिर कोल्ड ओशियन करंट होगा। द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल।
जो वार्म ओशियन करंट होते हैं वो इक्वेटर के नियर निकलते हैं और ये पोल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। वो गर्म वार्म ओशियन करंट जो है वो गर्म पानी हो गया और एंड मूव टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लेटीट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लेटीट्यूड्स। और जो कोल्ड करंट वाटर होते हैं वो हायर और पोलर लेटीट्यूड से पानी अपना लेके इधर लोअर लेटीट्यूड की तरफ आने की कोशिश करते हैं। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। जो ओशियन का करंट है, ओशियन करंट वो उस एरिया में, उस आसपास एरिया में जो टेम्परेचर कंडीशन है उसको इन्फ्लुएंस करता है। द एरिया where the warm and cold current meet provides the best fishing ground in the world। और जिस एरिया में वार्म करंट और कोल्ड करंट मीट करते हैं वहां पे फिशिंग ग्राउंड, मतलब कि दुनिया का सबसे ज्यादा फिशिंग ग्राउंड या बेस्ट लोकेशन है वो फिशिंग एक्टिविटी के लिए। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो जापान के अराउंड जो सीज है या फिर नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे ये इसका एग्जाम्पल है। द एरिया वेयर warm and cold current meet also experience foggy weather making it difficult for the navigation। और इसी एरिया में जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मीट करते हैं वहाँ पे उस रीजन में जो वेदर कंडीशन होते हैं वो फोगी होते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो जब दिखेगा ही नहीं कुछ तो फिर नेविगेशन पर्पज के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओशन करंट का कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे कि यहाँ पे जो ब्लू कलर का जो एरो करके दिया गया है ना, तो ये है कोल्ड ओशियन करंट। और रेड कलर का जो दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेटर का लाइन है। तो यहाँ पे जो भी रेड कलर का एरो दिया गया है वो है वार्म ओशियन करंट। तो वार्म ओशियन करंट इधर से निकल के वो इधर की ओर जाना चाहता है, ऊपर नॉर्दर्न पोल, ठीक है। और इधर से निकल के सदर्न पोल की ओर जाना चाहता है। और जो कोल्ड ओशियन करंट है वो इधर से निकल के इधर की ओर जाना चाहता है, ठीक है। ये आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। एक दो का नाम बता देता हूँ, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे है और गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म ओशियन करंट है, ठीक है। उसके बाद और सारा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, लेकिन हाँ एक और बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक, पहला जो टर्म है वो टेररियम। जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग वाला में ही इसको देख चुके हैं, तो दोबारा मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। इट इज एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग अ स्मॉल हाउस प्लांट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सैलिनिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। सैलिनिटी क्या होता है, जैसे कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितना ग्राम साल्ट है उसको बोलते हैं सैलिनिटी। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन इज 35 पार्ट्स पर 1000। अब सैलिनिटी का जो यूनिट है उसको दिखाने का जो तरीका है उसको हम लोग पार्ट्स पर 1000 में दिखाते हैं। मतलब कि 1000 वाटर में 35 ग्राम जो है वो 1000 ग्राम ऑफ वाटर में 35 ग्राम जो है वो साल्ट है, इसीलिए इसको लिखा गया है 35 पार्ट्स पर 1000। और एवरेज सैलिनिटी ओशियन का कितना है, 35 पार्ट्स पर 1000, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में है डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर of water, so swimmer can float in it because the increased salt content make it dense। तो डेड सी है, एक सी है डेड सी के नाम से इजराइल में, उसका सैलिनिटी है 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, यानी कि 340 ग्राम्स 1000 ग्राम लीटर में। सोचिए इतना ज्यादा यहाँ पे नमक है, तो वहां पे आप कभी भी जाओगे तो डूब नहीं पाओगे वहां पे। मतलब कि अगर आपको तैरना नहीं भी आता है तो उस सी में आप आराम से, आप इतना ज्यादा नमक का जो डेंसिटी है बहुत ज्यादा है तो वो आपको ऊपर की ओर फेंक देगा, मतलब कभी भी उसमें आप डूबोगे नहीं। मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे, और 22 मार्च को हर साल वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। Waves are formed when wind scraped across the ocean surface। The stronger the wind blow, the bigger the wave becomes। तो वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ओशियन के सरफेस पे जब हवा चलती है तो वेव का फॉर्मेशन होता है, और जितना ज्यादा हवा चलेगी उतना ही ज्यादा वेव बड़ा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वेव बिगर होगा। सुनामी इज ए जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव, एज द हार्बर गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन एवर देयर इज सुनामी। सुनामी एक जापानीज वर्ड है, ठीक है।
और सुनामी मतलब होता है हार्बर वेव। हार्बर वेव्स मतलब जहाँ पे नाव को रखा जाता है ना, ठीक है। और वेव्स तो आप जान रहे हैं। उसके बाद जब कभी भी हार्बर्स डिस्ट्रॉय होगा तो इसका मतलब क्या है, सुनामी आ गया। तो दोस्तों ये हमारा पूरा टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।